नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कंपनियों को गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग देना होगा अनिवार्य। 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा नया नियम। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, शिवसेना प्रमुख ने कहा भगवा झंडा सिर्फ हाथों में नहीं दिल में होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह हुए वर्ल्ड कप से बाहर, कमर में लगी चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे बुमराह। आज फिर गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 183 अंकों की गिरावट के साथ 56,415 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 15 अंक गिरकर 16,853 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से। कांग्रेस में बैकफुट पर आए अशोक गहलोत ने राजस्थान के सियासी संकट के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से लिखित में माफी मांग ली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी गहलोत को माफ कर देंगी या फिर राजस्थान में भी हो जाएगा गहलोत का गेम ओवर। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा की दस्तक से डरी बीजेपी की। वहीं आपको बताएंगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कहा है वाराणसी कोर्ट ने। साथ ही चर्चा करेंगे अखिलेश की 2024 को लेकर बनाई गई रणनीति की और क्या रहने वाली है 2024 में मायावती की भूमिका। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों की सटीक और पूरी जानकारी देंगे हम आपको। तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अशोक गहलोत ने बता दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की लिस्ट लंबी हो गई है, लेकिन एक नाम पर सोनिया गांधी की मोहर लग सकती है। तो कौन है वो शख्स जिसके हाथ लग सकती है कांग्रेस की कमान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोनिया गांधी से करीब 1.5 घंटे तक चली लंबी मुलाकात के बाद जब अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो हुआ है उस हालात में मैंने तय किया है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए तो उनके हाथ में कुछ कागज थे। वो अपना लिखित माफीनामा लेकर आए थे। उन्होंने पूरी घटना को लेकर सोनिया गांधी से माफी मांगी। सोनिया से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत के तेवरों में नरमी साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने कहा, रविवार को जो घटना हुई थी उसने मुझे हिलाकर रख दिया है। इससे ये संदेश गया कि जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ। इसे लेकर मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। हमारे यहाँ हमेशा से ये कायदा रहा है कि हम आला कमान के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पास करते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैं ये एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इस बात का दुख रहेगा। इस घटना ने देश के अंदर कई तरह के मैसेज दे दिए। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं 50 साल से कांग्रेस में हूँ। इंदिरा गांधी के वक्त से ही मैंने कांग्रेस के एक वफादार सिपाही के रूप में काम किया। मुझ पर भरोसा दिखाकर जो भी जिम्मेदारी दी गई मैंने ईमानदारी से निभाई। जब राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो मैंने उनसे मुलाकात की। उसके बाद तय किया था कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। गहलोत के ऐलान से ये साफ हो गया है कि अब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म भी ले लिया है और कल यानी शुक्रवार को 12:45 पर वो नामांकन कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल के एक बयान ने भी कई सवालों को जन्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान में जल्द ही मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। यानी कांग्रेस का अध्यक्ष पद की स्थिति साफ होती दिख रही है, लेकिन राजस्थान में सीएम पद को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। अध्यक्ष पद का कौन होगा विजेता, ये जल्द पता चल जाएगा, लेकिन राजस्थान में कौन संभालेगा सत्ता की चाबी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को अपनी सत्ता गंवाने का डर सता रहा है। इसलिए बीजेपी ने अभी से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। राहुल की यात्रा के वेलकम पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। आरोप बीजेपी पर लग रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है। कर्नाटक में 2023 की शुरुआत में चुनाव हैं, जिसमें अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है।
ऐसे में राज्य में चुनाव की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। अब इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही राज्य में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि केरल में आज यात्रा का आखिरी दिन है। लेकिन यात्रा के कर्नाटक पहुंचने से पहले खबर आ रही है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत में लगे पोस्टर फाड़ दिए गए। हालांकि ये सब किसने किया ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा की सफलता ने सत्ताधारी बीजेपी की चिंता और बौखलाहट को बढ़ा दिया है, और बीजेपी की ये बौखलाहट उसकी हरकतों में साफ नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत हो सकता है, जिससे बीजेपी के हाथ से दक्षिण का एकमात्र राज्य कर्नाटक भी जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी दक्षिण में मजबूत होने का जो सपना देख रही है वो टूट जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी किसी न किसी तरह यात्रा को फ्लॉप करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले पार्टी के निशाने पर प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार आ गए थे और पार्टी ने जांच एजेंसियों का सहारा लिया था। और अब कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार की संपत्ति और कागजातों का सीबीआई ने राज्य के कुछ हिस्सों में सत्यापन भी किया है। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि यह मामला 2017 का है, जिसे अचानक से तभी उठाया गया जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जो इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस की बढ़ती मजबूती से बीजेपी में खौफ है। हालांकि बीजेपी की चालाकियों का कांग्रेस पर असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी को राज्य में जमकर घेर रही है और बीजेपी पर भ्रष्टाचारी सरकार होने का आरोप लगाते हुए सीएम के पोस्टर लगाए गए थे। केरल में राहुल गांधी की यात्रा ने कामयाबी की इबारत लिख दी है। अब बारी कर्नाटक की है। ऐसे में बीजेपी का डरना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी की कामयाबी में छिपी है बीजेपी की हार। इधर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या हुआ आज की सुनवाई में, देखते हैं ये रिपोर्ट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिला कथित शिवलिंग कितना पुराना है? ये मस्जिद बनने से पहले का है या फिर मुस्लिम पक्ष का दावा सही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है ही नहीं? ऐसे में ये कैसे पता लगाया जाए मस्जिद में जो मिला है वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा? इसके लिए क्या शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग जरूरी है? हिंदू पक्ष की ओर से जिन 5 महिलाओं ने केस दायर किया था, उनमें से 4 महिलाओं सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा, कार्बन डेंटिंग या किसी दूसरे वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य के जरिए ये पता लगाया जाना बहुत जरूरी है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग कितना पुराना है। जबकि हिंदू पक्ष की ओर से केस दायर करने वाली 5वीं महिला राखी सिंह के वकील मान बहादुर सिंह ने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग कराई गई तो वो खंडित हो जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग कतई ना कराई जाए। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के एडवोकेट रईस अहमद और मुमताज अहमद ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग या दूसरे वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिसे कथित शिवलिंग बताया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सुरक्षित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई के लिए अगली तिथि 7 अक्टूबर दी है। हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और 7 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी को लेकर क्या रहता है कोर्ट का रुख, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। तो वहीं 2024 में नजरें तो इस बार यूपी में अखिलेश की सपा पर भी रहने वाली हैं। 2024 आम चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी तैयारियों में जुट गए हैं और बीजेपी को घेरने के लिए उन्होंने अभी से मायावती पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। क्या 2024 में मायावती और अखिलेश एक बार फिर साथ आएंगे? क्या अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं? सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आज उन कयासों को बल दे दिया जिनमें ये कहा जा रहा था कि 2024 की जंग अखिलेश यादव बीएसपी प्रमुख मायावती के साथ लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव 2 दिन के सम्मेलन में मायावती पर हमला करने से बचते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर चलने की भी बात कही। अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर चलने की बात को मायावती संग एक बार फिर से गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने इससे पहले बुधवार को भी बीएसपी या फिर मायावती पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। इतना जरूर कहा था कि हमने 2019 में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जो त्याग करना था वो भी किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से अखिलेश बीएसपी को साथ लेकर त्याग और सहयोग की भावना दिखाएंगे? आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव में सपा और बीएसपी ने गठबंधन किया था।
दोनों को 15 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अकेले बीएसपी के खाते में ही 10 सीटें गई थीं। लेकिन चुनाव के बाद दोनों दलों के बीच विवाद शुरू हो गया था और आखिर में ये गठबंधन टूट गया था। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद जया बच्चन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव के निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने किया। अखिलेश के नाम का प्रस्ताव माता प्रसाद पांडे, आलम बदी समेत 75 नेताओं ने किया। केवल एक ही नामांकन हुआ था, इसलिए अखिलेश यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि अगर हम लोग लोकसभा में 50 से ज्यादा सीटें लेकर आए तो कोई भी सरकार अखिलेश के समर्थन के बिना नहीं बन सकती है। 2024 की जंग इस बार बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। मायावती और अखिलेश की केमिस्ट्री के साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही बीएसपी की तरफ से मायावती को पीएम पद का दावेदार भी पेश कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस से लेकर जेडीयू और एनसीपी तक पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत चेहरे के लिए मंथन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मायावती की पार्टी ने तो तीसरे मोर्चे की तैयारी तेज कर दी है। यहां तक कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए मायावती का नाम भी आगे कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से तीसरा मोर्चा के लिए सशर्त प्रस्ताव रखा है। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने कहा कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो बीएसपी तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वैसे भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए यूपी की भागीदारी बहुत जरूरी है। यहाँ बीएसपी का प्रभाव बड़े वर्ग पर है, जबकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। मायावती के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है, इसलिए तीसरा मोर्चा बनाकर बीएसपी सुप्रीमो को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। दरअसल बीएसपी ने मायावती का नाम तब आगे रखा जब सपा की तरफ से अखिलेश के नाम की चर्चा तेज हो गई। सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि देश में गैर बीजेपी सरकार बने और सपा सबसे बड़ी पार्टी बने और अखिलेश प्रधानमंत्री पद पर आए। वहीं इससे पहले सपा सांसद हसन ने अखिलेश को पीएम पद के लिए उपयुक्त दावेदार बताया था, यानी सपा पीएम पद के लिए अखिलेश का नाम आगे रख रही है तो बीएसपी ने मायावती को उम्मीदवार बनाने की चर्चा की है। इन दोनों दिग्गजों के नाम से यूपी की सियासत गर्मा रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीएम के लिए किसका नाम आगे आएगा। 2024 में बीजेपी और पीएम मोदी की घेराबंदी तेज हो गई है। इस घेराबंदी में किसानों की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि किसानों और मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसे में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी किसानों की रैली में शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। मलिक तो लंबे वक्त से मोदी सरकार पर हमलावर हैं। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अब बीजेपी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। साफ कर दिया है कि वो किसानों के हक में पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। मलिक ने कहा, मैं किसानों की आवाज उठाने जा रहा हूं। बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया, अब मेरी बीजेपी से खुली लड़ाई शुरू होगी। मैं 2024 में किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन फिलहाल नहीं करूंगा, लेकिन किसानों के समर्थन में जरूर आवाज उठाऊंगा। मलिक ने कहा कि वो बहुत सी चीजें हैं जो मैं गवर्नर रहते हुए नहीं बोल सकता, लेकिन रिटायर होने के बाद किताब लिखूंगा जिसमें बहुत सी बातों का खुलासा करूंगा। किस दल का समर्थन करूंगा अभी ये तय नहीं किया गया है। मलिक ने कहा कि आरएलडी की शामली रैली में मैं शामिल हो रहा हूं, क्योंकि ये गैर राजनीतिक रैली है। रैली में जाने का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं आरएलडी में जा रहा हूं। मलिक ने साफ कर दिया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जरूर प्रचार कर सकते हैं। दरअसल ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि सत्यपाल मलिक कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं देगी। मलिक किसान आंदोलन और उसके बाद अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया था कि केंद्र सरकार से उनके पास ऑफर था। कहा गया था कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कर दूं। मैं अगर ऐसा करता तो मुझे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता। मलिक पीएम मोदी को भी एक बार घमंडी कह चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं गैस सिलेंडर की कमी की। मोदी सरकार कहते हैं कि हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो फैसला लेती है वो लोगों पर भारी पड़ता है। अब गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे खाने का स्वाद बिगड़ने के साथ साथ जनता की सिरदर्दी भी बढ़ेगी। यहां तक कि सिलेंडर की कमी भी होगी तो सरकार ने कैसे बढ़ाई लोगों की परेशानी, देखते हैं
इस रिपोर्ट में। एक तरफ मोदी सरकार उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर हर घर में गैस सिलेंडर देने का वादा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सख्त फैसले लेकर अपने ही वादे को झूठा साबित करती है। जी हां, घरेलू रसोई एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सिलेंडर की संख्या ग्राहकों के लिए फिक्स हो गई है। नए नियम के मुताबिक अब ग्राहक एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही खरीद सकेंगे। इसके अलावा ग्राहक सिर्फ महीने में 2 सिलेंडर ही ले सकेंगे। ग्राहकों को 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अभी तक सिलेंडर पाने के लिए महीने या साल का कोई कोटा तय नहीं था। इस खबर के मुताबिक एक नए नियम के हिसाब से अब साल में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 होगी। इससे ज्यादा अगर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बाकी के सिलेंडर ग्राहकों को बिना सब्सिडी के ही खरीदने होंगे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक राशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। ये नए नियम इसलिए लागू किए गए हैं क्योंकि काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि घरेलू गैस सब्सिडी की रिफिल कमर्शियल से सस्ती होने की वजह से वहां इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से सिलेंडर पर राशनिंग की गई है। जहां एक तरफ सरकार ने सिलेंडर में कटौती कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से एलपीजी की कीमत बढ़ सकती है। कीमतों की समीक्षा में नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं, यानी गैस सिलेंडर से लेकर सीएनजी के लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने लंबे वक्त से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन अब 1 अक्टूबर से जनता को झटका लग सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।